तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। ये है आपका प्यारा सा चैनल अनपढ़ क्लासेस। स्वागत है बेटा आपका। ठीक है, तो आज मैं बात करूंगा बेटा, आज मैं लाया हूं आपके लिए चैप्टर 8 मोशन। मोशन के जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं, जितने भी क्वेश्चंस हैं, आज हम उनको सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चंस इतने इंपॉर्टेंट है बेटा कि अगर आपने इनको कर लिया तो 101% आपके एग्ज़ाम में मार्क्स आएंगे। ठीक है, इसमें मैं आपको कुछ फॉर्मूला सिखाऊंगा, कुछ कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा जो आपको सीखना है और ध्यान देना है। ठीक है बेटा, क्लियर है? अच्छा ठीक है, तो चलते हैं हम लोग बेटा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। ठीक है बेटा, अब हम यहाँ पे बात करेंगे बेटा मोशन। हमने जो हमारा पिछला वीडियो था बेटा, उसमें हमने सीखा था बेटा चैप्टर 2 के जितने भी क्वेश्चन से हमने कवर किए थे बेटा। ठीक है, आज मैं मोशन के जितने भी क्वेश्चन है उसको मैं कवर अप करूँगा। ठीक है बेटा, सारे के सारे क्वेश्चन हमारे एनसीईआरटी के होंगे। और जो भी बच्चे हमारे इस लेक्चर को देख रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, वो अच्छे से चैनल को बने रहें। और बेटा क्या करना है आपको नोटबुक अपने पास रखना है। ठीक है, कि जो जो भी पॉइंट मैं आपको लिखवाऊंगा वो आप उसको नोट कर लेना। ठीक है, तो जैसे हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, बोला है कि एन ऑब्जेक्ट हैज़ मूव्ड थ्रू अ डिस्टेंस, कैन इट हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट? इफ़ यस सपोर्ट योर आंसर। कि अगर कोई, देखो बेटा, अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारा क्या कर रहा है बेटा, मूव कर रहा है। ठीक है बेटा, कोई ऑब्जेक्ट है बेटा, वो हमारा मोशन में है और बोल रहा है कैन इट हैव ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट? इफ़ यस सपोर्ट योर आंसर। तो हाँ बिल्कुल भाई, जो डिस्प्लेसमेंट होता है बेटा, ठीक है, वो हमारा ज़ीरो हो सकता है। तो देखो बेटा, यही बातें यहाँ पर लिखी गई है, इसको ज़रा समझने की कोशिश कीजिए कि यस एन ऑब्जेक्ट कैन हैव ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट इवन व्हेन इट हैज़ मूव्ड थ्रू अ डिस्टेंस। अगर ऑब्जेक्ट किसी डिस्टेंस पे चलता है बेटा, तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो हमारा ज़ीरो हो जाएगा। क्यों, कब होता है बेटा, किस कंडीशन में? ये तभी होता है व्हेन फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट कोइंसाइड्स विथ इनिशियल पोजीशन। कि जब फाइनल पोजीशन, फॉर एग्जांपल की बात करूं तो मैं आपको ज़रा सिखा देता हूं बेटा कि मान लो ये जो है ना बेटा, ये आपका घर है। ठीक है बेटा, ये आपका घर है। ठीक है बेटा, एच फॉर होम। ठीक है, अच्छा, आप कहीं पर गए घूमने बेटा, देखो यहीं आपकी, देखो ये आपकी इनिशियल पॉइंट जो घर है बेटा, ये आपका कौन सा पॉइंट है बेटा, इनिशियल पॉइंट। ठीक है, अच्छा, आप कहीं पर गए घूमने। ठीक है बेटा, आप कहीं घूमने गए और क्या होता है बेटा कि आप घूम कर फिर आप चले आए। ठीक है, तो यहाँ पर एक कंडीशन होता है बेटा कि डिस्टेंस जो होता है बेटा, डिस्टेंस जो होता है, ठीक है बेटा, जो डिस्टेंस होता है वो कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता, याद रखिएगा। डिस्टेंस हमारा कभी ज़ीरो नहीं होता है बेटा। क्या हो सकता है ज़ीरो? तो हमारा डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होगा जब आप यहाँ, इनिशियल पॉइंट भी आपका यही है बेटा, और आप जब घूम कर आए तो फाइनल पॉइंट भी बेटा क्या था आपका, यही हम आपका फाइनल पॉइंट भी था। तब मुझे एक बात बताओ, इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम हो गया तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बेटा? डिस्प्लेसमेंट बोलता है इट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। जब हमारा बेटा इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन दोनों ही क्या हो जाए बेटे, सेम हो जाए। क्या हो जाए बेटा, सेम हो जाए, तो उस केस में क्या होगा, हमारा जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है बेटा? तो यही आपको सवाल को ऐसे ही करोगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आ चुका है ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, इस क्वेश्चन को ना थोड़ा समझने की कोशिश करना बेटा कि इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे कैसे। ठीक है, कैसे डील करने वाले हैं, थोड़ा इसको मैं रफ कर दूं। ठीक है, इसको मैं रफ कर देता हूँ, उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग बेटा। ठीक है बेटा, इस क्वेश्चन को आप समझने की कोशिश करना है। सवाल आपके सामने है बेटा कि अ फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ अ स्क्वायर फील्ड, ठीक है, ऑफ साइड 10 मीटर इन 40 सेकेंड। व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फार्मर एट द एंड्स ऑफ 2 मिनट 20 सेकेंड फ्रॉम हिज इनिशियल पोजीशन। ठीक है, तो सवाल हमको ये बोल रहा है बेटा, इस सवाल को ज़रा देखो, समझो कैसे करेंगे हम लोग सवाल को। ठीक है बेटा, तो सवाल को करने का तरीका क्या है कि एक फार्मर है बेटा, ठीक है, एक किसान है, एक फार्मर है, उसके पास ना एक चारों ओर ऐसे फील्ड है। ठीक है बेटा, जैसा समझना, मैं आपको समझा रहा हूँ, ये ऐसे एक फील्ड है। ठीक है बेटा, ये जो फील्ड है ना, इसकी साइड कितने मीटर है बेटा, 10 मीटर है। ठीक है, इसकी साइड कितनी मीटर है, 10 मीटर है। ठीक है, अच्छा, आगे बोला है साइड ऑफ 10 मीटर। अब जो
40 सेकेंड में, मतलब 40 सेकेंड में ये फार्मर जो है वो देखो यहाँ से स्टार्ट करता है, यहाँ से ऐसे घूम के देखो 40 सेकेंड में एक राउंड लगा देता है। तो आपको बताना है व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फार्मर एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकेंड, कि 2 मिनट 20 सेकेंड के बाद हमारा जो फार्मर का जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना था। तो एक बात बताओ, जब इसका साइड बेटा हमारा 10 मीटर है और फार्मर आपको मालूम है कि वो यहाँ से स्टार्ट करता है, यहाँ से ऐसे घूमते घूमते ऐसे घूमते 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 फिर से यहाँ पे आ जाता है, तो क्या फार्मर ने 40 मीटर डिस्टेंस कवर किया? बताओ। 10 मीटर ये हो गया, 10 ये हो गया, 10 ये हो गया बेटा, 10 ये हो गया। तो क्या फार्मर जो है वो 40 मीटर डिस्टेंस कवर करता है फार्मर? ठीक है। अच्छा, तो अगर यहाँ से हम ये बात करें कि जो फार्मर है 40 मीटर जो डिस्टेंस है बेटा वो कितने सेकंड में कवर कर रहा है बेटा? तो 40 सेकंड में कर रहा है। ठीक है, इस बात को आप याद रखें। ठीक है बेटा, ज़रा समझने की कोशिश कीजिएगा कि 40 मीटर वो 40 सेकंड में कवर कर रहा है। तो क्या बेटा आपको पता है 1 मीटर वो 1 सेकंड में कवर करेगा? हैं, 1 मीटर कितने सेकंड में कवर करेगा बेटा? 1 सेकंड में करेगा। क्लियर है यहाँ? तो कोई दिक्कत नहीं किसी बच्चे को? बताओ बेटा, क्लियर है? अच्छा, अब देखो फार्मर जो है बेटा वो कितने सेकंड तक चला है बेटा अपने इस इनिशियल पोजीशन से? तो 2 मिनट 20 सेकंड। अब इसको चेंज कर लो बेटा, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, 2 मिनट में कितने सेकंड हो गए? 120, और 120 और 20 कितने हो गया? 140 सेकंड। यानी टोटल जो फार्मर हमारा कवर करता है वो 147 सेकंड, कब 140 सेकंड चल रहा है। ठीक है बेटा, आपको मालूम है कि 1 मीटर में जब वो 1 मीटर चल रहा है तो टाइम कितना ले रहा है? 1 सेकंड। तो ऐसे ही बेटा जब 1 मीटर की वैल्यू 1 सेकंड की वैल्यू 1 मीटर के बराबर है, तो ऐसे ही बेटा 140 की वैल्यू किसके बराबर होगी? 140 मीटर के होगी कि नहीं? बताओ मुझे एक बात क्लियर करो कि जब 1 मीटर की वैल्यू, ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ, ठीक है, आप समझ चुके हो इस कहानी को, तो मैं इसको ना रफ कर दे रहा हूँ, आप समझिएगा ज़रा, इसको भी रफ कर दूँ फिर आपको समझाता हूँ। आपने अभी सीखा कि सर जो 1 मीटर है, फार्मर हमारा 1 मीटर में जब 1 मीटर चल रहा तो टाइम कितना ले रहा है बेटा? 1 सेकंड। तो ऐसे ही जब वो 140 मीटर चलेगा तो 140 मीटर चलने में वो कितना टाइम लेगा बेटा? 140 सेकंड लेगा। कोई दिक्कत नहीं, बताइए क्या यहाँ तक आपको बात समझ में आ रही है? ठीक है, अच्छा ठीक है। अब यहाँ से आप देखो, इसको मैं क्लियर करता हूँ। ठीक है बेटा, ये बात क्लियर होगी कि 140 मीटर में 140 सेकंड में इतने टाइम में कितना डिस्टेंस कवर करेगा वो? तो 140 मीटर कवर करेगा। 140 सेकंड में कितना मीटर वो चलेगा बेटा? तो 140 मीटर चलेगा। ठीक है, अच्छा अब आगे समझते हैं, हम लोग डायग्राम को समझते हैं बेटा। ठीक है बेटा, तो फार्मर जो है वो यहाँ से स्टार्ट करता है। कहाँ से बेटा? फार्मर, देखो फार्मर का ये हमारा पॉइंट आप ले लो कि सर ये जो है यहाँ से स्टार्ट करता है। अच्छा 140 मीटर गया बेटा, समझे? तो 140 मीटर गया तो समझो ज़रा, ये देखो यहाँ से 10, 20, 30, 40 मीटर हो गया। हमें 140 मीटर चलना है। 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130 और ये रहा 140, यहाँ पे आ रहा है। ये है इसका इनिशियल और फाइनल पोजीशन। तो आपको ये बताना है बेटा, ये डिस्टेंस आपको बताना है। ठीक है, क्लियर हो गया कि 3.5, देखो फार्मर ने कितने राउंड लगाए बेटा? 3.5 राउंड। तो ये आपको मालूम है ये डिस्टेंस हमारा 10 मीटर होता है, दिया गया। और नीचे ये भी हमारा ये भी 10 मीटर है। तो यहाँ पे ना पाइथागोरस थ्योरम लगा दो बेटा। ठीक है, आप क्या कर दो? पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो वहाँ पर क्या होता है? वहाँ पर फॉर्मूला है कि हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है बेटा, ये होता है हमारा पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, अच्छा इसी को बोलते हैं बेटा हाइपोटेनियस। ये हमारा होता है ना, ये हाइपोटेनियस होता है। ठीक है, परपेंडिकुलर क्या होता है बेटा हमारा? ये आप मैथ्स में पढ़ेंगे। और ये हमारा होता है बेटा बेस। ठीक है, अब ज़रा समझिएगा भाई, आपको मालूम है परपेंडिकुलर 10 है,
इसकी वैल्यू 10 दिया गया है तो आप 10 का स्क्वायर कर सकते। इसकी वैल्यू हमें कितना दिया बेटा, 10 दिया है तो आप 10 का स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, अब तो आप सॉल्व कर लेंगे बेटा, आसान हो गया आगे आपके लिए। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के बाद आप इसको ऐसे सॉल्व करोगे तो देखो क्या आएगा बेटा, ज़रा समझो, मैं बता देता हूँ आपको। ठीक है, मैं आपको सिखा दे रहा हूँ। तो h की वैल्यू आ जाएगी 100 और 100 भाई, ये स्क्वायर है बेटा, उधर उठ के जाएगा तो अंडर रूट बन जाएगा। तो ये इसका ये हो गया 100 प्लस ये भी हो गया 100। ठीक है, तो कितना आ चुका है बेटा, अंडर रूट 200 आ चुका है। कितना आ चुका है, अंडर रूट 200। ठीक है, बताओ इतनी बात क्लियर हो गई। अच्छा आगे चलते हैं। और जो अंडर रूट 200 हो चुका है तो यहाँ से आप बताओ इसका अब अंडर रूट लेना है तो इसको 2 इंटू 100 लिख सकते हो भाई। इसको आप क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 100 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अच्छा अब 100 का अंडर रूट कितना होता है, 10, ये बाहर आ गया 10, और बचा कितना हमारे पास, रूट 2 बचा। देखो बताओ बचा कि नहीं बचा। अच्छा, रूट 2 की वैल्यू जो होती है बेटा वो होती है हमारा 1.414। ठीक है, आप अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पर ये वैल्यू दिखाई गई है 10 इंटू रूट 2 है ना बेटा। तो देखो यहाँ पर आ जाओ, देखो बेटा यहाँ पे 10 रूट 2 है तो रूट 2 की वैल्यू 1.414। अब इसको सॉल्व कर लोगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा बेटा, 14.14 मीटर। बताओ क्लियर है, आसानी समझ में आ गया बेटा। ठीक है, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है बेटा, हमारे पास सवाल है बेटा, लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर डिस्प्लेसमेंट, कि डिस्प्लेसमेंट के लिए कौन सी बातें सही हैं। ठीक है, इसका आंसर देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर लिखा है कि कौन सी बातें बेटा डिस्प्लेसमेंट के लिए सही है। तो लिखा है इट कैन नॉट बी ज़ीरो, इट्स, क्या ये हमारा डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या कभी जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, तो पहले इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है बेटा ये ज़ीरो हो सकता है, डिस्टेंस कभी भी ज़ीरो नहीं होगा। याद रखना, एक रिलेशन में सिखा रहा हूँ कि जो डिस्टेंस होता है बेटा, डिस्टेंस, ठीक है, इसको आप बहुत अच्छे समझो। जो हमारा डिस्टेंस होता है बेटा, डिस्टेंस, इट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये डिस्टेंस जो है वो इससे हमेशा क्या रहता है बेटा, हमेशा ग्रेटर देन रहेगा। ठीक है, हमेशा बड़ा रहेगा, ये बात याद रहे। अब बताओ डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, जो डिस्प्लेसमेंट है बेटा ये ना, ये ज़ीरो हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस कभी भी ज़ीरो नहीं होगा, याद रखना। ये बात आपको याद रखना है कि डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है लेकिन डिस्टेंस कभी ज़ीरो नहीं होगा। ठीक है बेटा, समझे, इस कहानी को सीखो। अब देखो ज़रा इसका मैं देख लेते हैं हम लोग, इसका आंसर चेक कर लेते हैं। तो आंसर क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि नन ऑफ द स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, दूसरा स्टेटमेंट क्या था, लिखा है ना बेटा कि इट्स मैग्नीट्यूड इज, बताओ बेटा ये बात क्लियर हो गया, आप इसका आंसर कर दोगे, कोई दिक्कत तो नहीं। ठीक है, अगले सवाल की ओर चलते हैं। लिखा है डिफरेंस बिटवीन द स्पीड एंड वेलोसिटी, आपको स्पीड और वेलोसिटी के बारे में बताना है। ठीक है, तो बहुत ही आसान है, आप इसको आसानी से इसको पढ़ लेंगे बेटा। ठीक है, स्पीड क्या होता है, ठीक है, तो आपको बस मेनली यहाँ पे फॉर्मूला है बेटा, स्पीड जो होता है वो हमारा होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और वेलोसिटी होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, तो अच्छा अगर आपसे पूछा जाए कि स्पीड की एसआई यूनिट बता दो, तो डिस्टेंस को बेटा आप मेज़र करते हो मीटर में, क्लियर है। अच्छा, और टाइम को किस में मेज़र करते हो, सेकंड में, तो इसका एसआई यूनिट क्या आ गया, मीटर पर सेकंड। ऐसे ही अगर वेलोसिटी की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट को आप मेज़र करते हो मीटर में, और इसका टाइम का क्या होता है बेटा, सेकंड होता है, तो इसकी एसआई यूनिट क्या आ गई बेटा, मीटर पर सेकंड, यानी दोनों की एसआई यूनिट सेम होती है। ठीक है, अच्छा अंतर क्या होता है, अब देखो जो डिस्टेंस होता है ना बेटा ये स्केलर क्वांटिटी होता है, और जो डिस्प्लेसमेंट होता है ये वेक्टर क्वांटिटी होता है। क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ता है। अब देखो डिस्टेंस हमारा स्केलर है, इसलिए स्पीड भी क्या हो गया, स्केलर हो गया, समझे। और स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसके पास सिर्फ क्या होता है बेटा, मैग्नीट्यूड होता है। अच्छा, वेक्टर की बात करें तो वेलोसिटी इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। मैंने कहा ना कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है इसमें डायरेक्शन होता है, तो जिसमें डायरेक्शन है और मैग्नीट्यूड दोनों है वो हमारी वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसलिए हमारी वेलोसिटी भी क्या होगी बेटा, वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर है, बता दो, कर लोगे आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बेटा। अगला सवाल है बेटा, अंडर व्हाट कंडीशंस द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू द एवरेज स्पीड। किस कंडीशन में जो एवरेज वेलोसिटी है
वो हमारा एवरेज स्पीड के बराबर होगा। तो ये पूछ रहा हमसे, तो इसका आंसर ये होगा कि द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू एवरेज स्पीड ओनली व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन। अगर ऑब्जेक्ट हमारा स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, बात समझे बेटा, अगर ऑब्जेक्ट हमारा स्ट्रेट लाइन में चलेगा तभी हमारी एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड के क्या होगी, बराबर होगी। ठीक है, तो समझे बेटा, इसको आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज द ओडोमीटर ऑफ एन ऑटोमोबाइल मेजर, कि जो हमारे आप देखे हो ना बाइक में बेटा कुछ ऐसा होता है ना जो हमारा वो बताता है कि आप कितने किलोमीटर चले, वो जो रीडिंग बताता है उसी को बोलते हैं बेटा ओडोमीटर। वो क्या होता है बेटा, ओडोमीटर होता है। ठीक है, तो बोला है कि व्हाट डज द ओडोमीटर ऑफ एन ऑटोमोबाइल मेजर, कि जो ऑटोमोबाइल का जो ओडोमीटर है वो क्या मेज़र करता है। तो आपको बताना है कि द ओडोमीटर ऑफ एन ऑटोमोबाइल मेज़र द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑटोमोबाइल। वो क्या बताता है, वो तो डिस्टेंस वो बताता है कि आप कितना डिस्टेंस कवर किए, उसको बताता है ये। ठीक है, समझे बेटा, जिसको अच्छे से कर लेंगे आप। अब हम चलेंगे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, व्हाट डज द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट लुक लाइक व्हेन इट इज़ इन यूनिफॉर्म मोशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है तो उसका पाथ आपको कैसा दिखाई देगा। तो अगर मेरे प्यारे बच्चे, अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है तो उसका जो पाथ होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है। ठीक है बेटा, ठीक है। अब हमारे पास देखो अगला न्यूमेरिकल आ चुका है, इसको हम लोग करेंगे। ठीक है, हमारे पास न्यूमेरिकल आ चुका है। ठीक है बेटा, न्यूमेरिकल है, ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट अ सिग्नल फ्रॉम अ स्पेसशिप रीच्ड द ग्राउंड स्टेशन इन 5 मिनट्स। ठीक है, आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, वहाँ पे आप किसी सिग्नल को सेंड किए। ठीक है, वो ग्राउंड पे पहुँचने में कितना टाइम लिया बेटा, रीच द ग्राउंड कितना टाइम लिया बेटा, 5 मिनट्स लिया। कितना टाइम लिया, 5 मिनट। जो वैल्यू देखो, आपको न्यूमेरिकल करने से पहले मैं कुछ बातें बता देता हूँ बेटा। अगर आप चाहते हो कि आपका न्यूमेरिकल का जो पोर्शन है ये काफ़ी स्ट्रांग हो जाए, आप फिजिक्स में थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाओ, तो आपको पता है क्या करना पड़ेगा, आपको ना कुछ बातों को ध्यान देना पड़ेगा। जैसे मैं आपको बता दूं, इस सवाल को मैं थोड़ा सा छोटा कर दे रहा हूं ताकि मैं आपको आसानी से समझा दूं। ठीक है बेटा, तो आपको ना कुछ बातों को याद रखना पड़ेगा मेरी। ठीक है, अगर आपको देखो कोई भी न्यूमेरिकल आया आपको फिजिक्स में कोई भी न्यूमेरिकल आता है तो आपको क्या करना है, सबसे पहला काम है ना, आप गिवन जो चीज़ दिया गया है, जो चीज़ आपको दिया गया है उसको बेटा आप पहले नोट कर लो। तो सबसे पहला काम क्या है, आप गिवन, पहला काम रखो गिवन। ठीक है, जो दिया गया उसे आपको पहले नोट कर लेना है। ठीक है बेटा, ये पहला काम है। अच्छा, दूसरा काम होता है कि आप जो जैसे आपने नोट कर लिया कि इसमें भाई हमारे टाइम दिया है, स्पीड दिया है, डिस्टेंस पूछ रहा है, तो अब आप ना फॉर्मूला चेक करो कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा। वो गिवन जो दिया गया उनको देखो और उनसे रिलेटेड फॉर्मूले को अप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा बेटा। ठीक है, तो ये दो बातें आप क्या करोगे मेरी, याद रखोगे। ठीक है, तो अब देखो सवाल की ओर चलते हैं हम लोग। सवाल बोला ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट सिग्नल। ठीक है, तो यहाँ पे टाइम दिया हमको, टाइम कितना दिया है देखो बेटा, मैं इधर लिख दे रहा हूँ। टाइम हमें कितना दिया बेटा, 5 मिनट दिया है। चलो मैं लिख लेता हूँ कितना दिया है, 5 मिनट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, मिनट को सेकंड में चेंज कर लोगे तो किससे, 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 5 मिनट में 6 5 कितना आ गया बेटा, बताओ कितने सेकंड आ जाएंगे, 300 सेकंड। कितने आ जाएंगे बेटे, 300 सेकंड आ जाएंगे। 6 5 30 हो गया ना, तो 300 सेकंड। याद रखना बेटा, टाइम की एसआई यूनिट क्या होती है, सेकंड होती है। ठीक है, तो ये सेकंड है। अच्छा आगे, ये हमारा सेकंड है बेटा। ठीक है, अच्छा आगे बोला व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द स्पेसशिप फ्रॉम द ग्राउंड स्टेशन, द सिग्नल्स ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ। देखो बेटा आपको स्पीड दिया है, स्पीड कितना दिया है बेटा आपको सवाल में, स्पीड आपको दिया है 3 × 10⁸ बताओ क्लियर है, ये आपको स्पीड दिया है। अच्छा अब मुझे बताओ स्पीड बराबर फॉर्मूला क्या होता है बेटा, क्या स्पीड बराबर आपने फॉर्मूला पढ़ा है कि सर ये तो होता है हमारा डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड बराबर फॉर्मूला क्या होता है बेटा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। बोलो क्लियर है। अच्छा आपको सवाल में टाइम भी दिया है, स्पीड भी दिया है, टाइम भी दिया है, क्या बेटा डिस्टेंस निकाल लोगे, बताओ। सवाल आसान हो गया, क्या आप डिस्टेंस को निकाल लेंगे, तो मैं आपको ये सॉल्व करके भी दिखा देता हूँ। ठीक है बेटा,
देखो बेटा, दिखा ना, स्पीड दिया हमको, कोई दिक्कत नहीं, सवाल में टाइम दिया है, इसको आप सेकंड में चेंज कर लो, कर लिए। तो डिस्टेंस बराबर क्या आ जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड की वैल्यू रख दो, टाइम की वैल्यू रख दो, आंसर कितना आ जाएगा, 9 × 10⁻10 मीटर। और आपको मालूम होना चाहिए कि डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है बेटा, मीटर होती है। ठीक है, कर लोगे आप सवाल को आसानी से। अब हम अगले सवाल की ओर चलेंगे। लिखा, व्हेन विल यू से अ बॉडी इज इन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। ठीक है बेटा, आपको यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के बारे में बताना है और नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के बारे में बताना है। तो देखो बेटा, ठीक है, अ बॉडी इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन इफ इट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है बेटा, वो अगर कोई बॉडी है उसको यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन आप तभी बोलोगे जब वो बेटा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगा। अच्छा, आगे बोला, इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेज और डिक्रीजेज बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अच्छा, उसकी जो वेलोसिटी होनी चाहिए बेटा, ध्यान से देखो, इसकी जो हमारी वेलोसिटी होनी चाहिए वो इंक्रीज और डिक्रीज करना चाहिए। मतलब टाइम जैसे बढ़ रहा है वैसे हमारी इंक्रीज किया, टाइम जैसे घट रहा है वैसे हमारी वेलोसिटी क्या हो जाए, डिक्रीज कर जाए। उसी को बोलते हैं हम लोग यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। ठीक है, अच्छा आगे हम बात करते हैं बेटा, नॉन यूनिफॉर्म क्या होता है। तो लिखा है, अ बॉडी इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन इफ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट। जब हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी हमारा कांस्टेंट हो जाए तो हमारी बॉडी क्या होगी बेटा, नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, अब देखो आपके सामने एक और न्यूमेरिकल आ चुका है, बहुत अच्छा सवाल है बेटा। ठीक है, इस सवाल को मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, आप खुद करोगे इस सवाल को। ठीक है बेटा, अच्छा सवाल ये है बेटा, अ बस डिक्रीजेज इट्स स्पीड फ्रॉम 80 किलोमीटर टू 60 किलोमीटर। अब देखो, ये आपको ना इनिशियल वेलोसिटी दिया गया है। क्या दिया गया, ये इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, अच्छा उसके बाद ये आपको क्या दिया गया बेटा, ये वैल्यू आपको दिया गया है फाइनल वेलोसिटी। अच्छा ध्यान से देखो, 5 सेकेंड, क्या ये आपको ये टाइम नज़र आ रहा है, क्या आपको ये टाइम नज़र आ रहा है। फाइंड द एक्सीलरेशन पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है बेटा, एक्सीलरेशन। अब याद रखो बेटा कि जब आपको इनिशियल वेलोसिटी दे तो उसमें ना 5/18 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो मीटर पर सेकेंड में आ जाएगा। क्यों, क्योंकि आपको इनिशियल वेलोसिटी दिया, लेकिन इनिशियल वेलोसिटी किस में दिया है बेटा, किलोमीटर पर आवर में दिया है ना। बताओ बताओ, समझ पा रहे हो। अब ध्यान से देखो, जो इनिशियल वेलोसिटी है क्या वो किलोमीटर पर आवर में दिया है, हैं? जब किलोमीटर पर आवर में हो तो आप ना क्या करना, सिंपली 5/18 से क्या कर देना, मल्टीप्लाई। तो कर दोगे तो मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। ठीक है बेटा, आ रही बात समझ में बेटा। अच्छा आगे 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 देखो क्या है। ऐसे ही बेटा, फाइनल जो स्पीड है v, समझो बात को, जो हमारे पास v की वैल्यू है उसमें भी 5/18 से क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना। देखो ये भी आ गया। अच्छा टाइम दिया आपको सेकंड में, कोई दिक्कत नहीं। अब एक्सीलरेशन पूछ रहा है तो a बराबर क्या होता है, v-u/t। फॉर्मूला आपको याद रखना है, बस वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा माइनस में। अब देखो, जो नेगेटिव साइन होता है बेटा, जो नेगेटिव साइन बताता है एक्सीलरेशन का, वो बताता है डिक्रीज की। जो बस की स्पीड है वो क्या हो रही है, डिक्रीज। जब भी बस की स्पीड डिक्रीज होगी तो एक्सीलरेशन हमारा एक्सीलरेशन जो होता है बेटा वो नेगेटिव आता है। ठीक है, इस बात को आप याद रखिएगा। ठीक है बेटा, अब हम चलते हैं अगले सवाल पे। अगला क्वेश्चन भी बेटा हमारे पास न्यूमेरिकल है। ठीक है, लिखा है, अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम अ रेलवे स्टेशन एंड मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन अटेन स्पीड। आपको देखो बेटा स्पीड दिया है, स्पीड कितना दिया है, 40 किलोमीटर पर आवर। अच्छा टाइम कितना दिया है बेटा, 10 मिनट्स। बताओ, कोई दिक्कत नहीं। अब समझो बेटा, आपको यूनिट इसलिए इम्पॉर्टेंट है, अगर स्पीड किलोमीटर पर आवर में है तो उसको आपको मीटर पर सेकेंड में चेंज करना ही पड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ये बात, अगर आपको यूनिट नहीं याद रखोगे तो फिर काम खत्म है बेटा। ठीक है, तो अगर मिनट दिया है, अगर टाइम मिनट में है तो आप इसको किस में चेंज करोगे, सेकंड में करोगे। ये पहला काम है बेटा। और किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए मैंने आपको अभी बताया, क्या करेंगे, 5/18। ठीक है, अब चेक कर लो। देखो बेटा, अभी मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे दिया इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। क्यों, अब सवाल पढ़ो। और ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम अ रेलवे स्टेशन। अच्छा यहाँ पर ना मैं आपको कुछ पॉइंट सिखाने जा रहा हूँ, इनको ज़रा समझना बेटा। ठीक है, बहुत ही ध्यान से समझना जो मैं आपको पॉइंट ऑफ सिखाने जा रहा हूँ। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है आपके लिए, ये काफ़ी काम करेगा ये आपके लिए बेटा। ठीक है, एक रामबाण तरीका दे रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, ज़रा समझना। जब कभी भी स्टार्टिंग हो, ठीक है, ज़रा एक सेकेंड,
हाँ, जब कभी भी बेटा स्टार्टिंग लिखे, ठीक है, या जब कभी भी रेस्ट बोले, एन ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग फ्रॉम अ रेस्ट, ठीक है, या स्टेशनरी बोले, या स्टेशनरी बोले या रेस्ट बोले, कभी भी जब भी आपको लगे न्यूमेरिकल में कि ऑब्जेक्ट जो है पहले स्टॉप था, पहले रेस्ट पर था, बाद में मोशन में आ गया, तो उस टाइम बेटा u बराबर 0 कर देना। उस टाइम हमारा इनिशियल वेलोसिटी क्या होता है, 0 होता है। ये बात को बच्चे आपको याद रखना पड़ेगा, तभी आप न्यूमेरिकल को कर पाओगे। अच्छा, पहला पॉइंट समझ गए। दूसरा, अगर मान लो कभी सवाल में ब्रेक लग जाए, ठीक है बेटा, क्या लग जाए, ब्रेक लग जाए, तो जब ब्रेक लगेगा तो बेटा v हमारा क्या हो जाएगा, 0। और v 0 तभी होगा जब सवाल में सिर्फ एक वेलोसिटी दिया हो। बात समझिए बेटा, जब एक वेलोसिटी की वैल्यू देगा तभी आप v0 रखना। पता चले दोनों ही वेलोसिटी दी गई हैं तब v0 नहीं होगा। जैसे ऊपर वाला आपने न्यूमेरिकल किया, वहाँ पे बस की जो स्पीड थी वो 60 से 80 हो गई, 80 से 60 हो गई, तो वहाँ पर देखो इनिशियल वेलोसिटी भी दिया गया था, फाइनल भी दिया गया था। पर इस न्यूमेरिकल पर जब भी ब्रेक लगे वहाँ पे सिर्फ एक वेलोसिटी दिया जाए ना, तब आप v बराबर क्या कर देना, 0 कर देना। ठीक है बेटा, इन बातों को आपको याद रखना पड़ेगा। अब हम चलते हैं सवाल में, ठीक है। तो दिया ना ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम अ रेलवे स्टेशन। अब बताओ बेटा, जो ट्रेन होगा वो रेलवे स्टेशन पे तो दौड़ तो रहा नहीं होगा, वो वहाँ पर रेस्ट पे होगा पहले। जब भी रेस्ट पे होगा तो u बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, आगे अब समझो। अब v दिया है किलोमीटर पर आवर में, क्या इसमें 5/18 का मल्टीप्लाई करके मीटर पर सेकंड में ले आओगे? ठीक है। टाइम आपको मिनट में दिया था, आप इसको आप सेकंड में चेंज कर लीजिएगा। बस नॉर्मली आपको एक्सीलरेशन का फॉर्मूला लगाना है, a बराबर v माइनस यू बाई टी। ठीक है, वैल्यू पुट कर देना बेटा, आंसर आ जाएगा। और यूनिट लिखना मत भूलना आप, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। बहुत ही अच्छा सवाल आ गया बेटा, ठीक है। ये सारे के सारे ना, जितने भी न्यूमेरिकल अभी आपने किया और जितने भी ये थ्योरी वाले क्वेश्चन है आप कर रहे हो, जो ग्राफ वाले हैं, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं बेटा, यही पूछे जाते हैं। ज़्यादा कठिन सवाल नहीं पूछे जाएंगे आपसे। आपको नॉर्मल सवाल पे फोकस करना है, कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है कि जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होगा तो u 0 होगा, जब ब्रेक लगेगा और सिर्फ एक वेलोसिटी दी जाएगी तब वहाँ पर v 0 होगा। ठीक है, इस बात को आपको याद रखना है। सवाल बोल रहा है कि व्हाट इज़ द नेचर ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट, कि यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म के लिए बताइए क्या है उसका नेचर। ठीक है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ बताना हमको, तो ज़रा समझना बेटा। देखिए, ये हमारा डिस्टेंस और ये टाइम के बीच ग्राफ है। ठीक है, जब व्हेन द मोशन इज यूनिफॉर्म द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन विथ अ स्लोप। जब भी बेटा, जब भी हमारा यूनिफॉर्म मोशन होगा तो डिस्टेंस और टाइम के बीच क्या होगा, एक देखो बीच में स्ट्रेट लाइन आएगा। ठीक है बेटा, इसका मतलब होता है कि मान लो, देखो यहाँ मतलब हुआ कि अगर डिस्टेंस बढ़ा, देखो पहले 0 होगा यहाँ पर, देखो समझो, पहले सारी की सारी पॉइंट देखो यहाँ पे होंगे तो सब 0 पे होंगे। अच्छा, डिस्टेंस बढ़ा तो देखो बेटा टाइम भी तो बढ़ गया 0 से, देखो। अच्छा, फिर आप डिस्टेंस को बढ़ा दो, फिर आप डिस्टेंस बढ़ा दिए तो टाइम भी हमारा बढ़ गया। तो इसी को बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं बेटा, यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, अच्छा अगला देखते हैं जरा क्या है। लिखा है व्हेन द मोशन इज नॉन यूनिफॉर्म द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन। जब हमारा बेटा नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होगा, ये क्या होगा, स्ट्रेट लाइन में नहीं होगा। लिखा है ना, नॉट अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन में नहीं होगा। जरा चेक कर लेते हैं उसको भी, देख लो बेटा। देखो, क्या ये आपको स्ट्रेट लाइन नज़र आ रहा है? नहीं, आपको तो एक थोड़ा सा कर्व टाइप में नज़र आ रहा है। तो जब भी नॉन यूनिफॉर्म होगा आप कर्व में बनाओगे। ठीक है बेटा, कर्व के फॉर्म में बना दोगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अच्छा, अगला सवाल हम चलते हैं बेटे, अगले सवाल की ओर। लिखा है व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट हुज डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। जरा समझो, अगर कोई ऑब्जेक्ट, बहुत ध्यान समझो बेटा, फिर इस सवाल को एक बार आप पढ़ लो। ठीक है, जरा इस सवाल को फिर पढ़ो। व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। आप उस ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, हुज डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। जहाँ पे डिस्टेंस और जो टाइम के बीच ग्राफ है, वहाँ पे जो लाइन है वो टाइम एक्सिस के पैरेलल है। तो आप क्या कहना चाहेंगे, तो ज़रा देख लेते हैं। देखो बेटा, ये हमारे पास डिस्टेंस है,
ये हमारे पास टाइम है, इसके बीच का ग्राफ है, और जो लाइन है देखो क्या वो पैरेलल है बेटा, देखो क्या वो पैरेलल है, बिल्कुल है। तो इसका आंसर क्या है, इफ़ डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टाइम, हाँ ठीक है, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस द बॉडी इज एट रेस्ट। अब देखो बेटा टाइम तो बढ़ता चला जा रहा है, देखो टाइम बढ़ा रहा, टाइम बढ़ा रहा, टाइम बढ़ा रहा, टाइम बढ़ा रहा, लेकिन ऑब्जेक्ट जो है वो अपने इसी पोजीशन पर जैसे बनता चला जा रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट हमारा किस पे है, रेस्ट पर है, ठीक है। क्यों, क्योंकि बेटा क्या इसके डिस्टेंस में कोई चेंजमेंट आ रहा है, नहीं आ रहा। क्या उसके पोजीशन में कोई चेंजमेंट आ रहा, नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब हुआ ऑब्जेक्ट हमारा किस पे है बेटा, रेस्ट पे है, ठीक है। इस बात को आप याद रखेंगे। चलो चले बेटा अगले सवाल की ओर। एक फिर ऐसे ही सवाल आ गया, व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ इट्स स्पीड टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। तो इसको भी ज़रा चेक कर लेते हैं बेटा। देखो स्पीड, और इस बार देखो वहाँ पर उस सवाल में बेटा ना डिस्टेंस था, अगर आपको याद हो, अगर थोड़ा सा आप याद, हमारे पास सवाल है बेटा, व्हाट इज़ द क्वांटिटी विच इज़ मेजर्ड बाय द एरिया ऑक्यूपाइड बिलो द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो इसको भी हम लोग चेक कर लेते हैं क्या बोल रहा है ये, ठीक है बेटा। तो ये एक बेटा हमारा बुक का ही सवाल है, वहाँ पे पेज नंबर 109 पर है, आप उसको नॉर्मली रीड कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगला बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आ चुका है, ये सवाल बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा गया है, ये सवाल इतना इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा गया है, बच्चे हर बार इसमें गलती करके आते हैं बेटा, बच्चे इसमें गलत करके आ जाएंगे बेटा, ठीक है। लिखा है बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मूविंग विथ अ यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन ऑफ 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 2 मिनट्स। एक बस है बेटा, ठीक है, यहाँ पे एक्सिलरेशन दिया है, कितना दिया है 0.1। अच्छा लिखा है स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, तो क्या यू ज़ीरो हो गया, बिल्कुल हो गया। टाइम दिया है बेटा, एक्सिलरेशन दिया है, अच्छा, और आपसे स्पीड पूछ रहा है, ठीक है। अब ज़रा दिमाग लगाओ बेटा, जब कभी भी आपको यू दे दे, जब सवाल में आपको यू दे दिया जाए, सवाल में आपको टी दे दिया जाए, सवाल में आपको ए दे दिया जाए और स्पीड पूछे, तो याद रखना बेटा क्या कुछ ऐसे ही रिलेटेड आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि सर v बराबर u प्लस ए टी होता है। बताओ बेटा, मोशन का फर्स्ट इक्वेशन v बराबर u प्लस ए टी होता है, बताओ होता है कि नहीं होता है। आपसे v पूछ रहा है बेटा, सारी वैल्यू आप पुट कर दो, आंसर आपके सामने आ जाएगा। बताइए क्लियर है बेटा। तो सेम कहानी है, देखिए ज़रा, मैं अभी आपको दिखाता हूँ, समझिएगा। ए दिया है, ए लिख दिया, टाइम मिनट में दिया था वो भी हो गया। मैंने कहा ना v बराबर u प्लस ए टी लगा दीजिए, v की वैल्यू 0 है, u दिया है, अब सारी वैल्यू यहाँ पे हो सकता है बेटा कुछ गलत वैल्यू पुट कर दिया जाए, लेकिन आप ना अपनी तरफ से सही सॉल्व करना है, क्योंकि मैंने एनसीईआरटी के सवाल हैं ये, मैं पीडीएफ लिया हूँ वहाँ से, ठीक है, तो वहाँ पे हो सकता है गलत हो, ठीक है। तो v बराबर u प्लस ए टी लगा लो, u की वैल्यू दिया ही है, u 0 है, a दिया है, t दिया है, a की वैल्यू कितना है बेटा 0.1 हो गया। अच्छा टाइम कितना दिया आपको, तो टाइम है 120, ठीक है बेटा। देखो अब ऐसे कर लो, ठीक है बेटा। इसमें ना बेटा गलत सॉल्यूशन हो सकते हैं बेटे, ठीक है, बाकी लेकिन सवाल में कोई गलती नहीं होंगी बेटे, ये बात आप याद रखना। ये 0 से 0 कट गया, तो आंसर कितना आ गया 12 मीटर पर सेकेंड। ऐसे ही बेटा, क्योंकि बेटा ये एनसीईआरटी के हमारा पीडीएफ है, ठीक है, उसी पीडीएफ से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो इसमें हो सकता है कि थोड़ा बहुत इधर उधर मिसप्रिंट हो जाता है बेटा, ठीक है, कभी पॉइंट लिखा हो या ना लिखा हो, तो इस पर आप गलत मत समझना, आप अपनी तरफ से वैल्यू को लिखना और उसको सॉल्व करना, ठीक है बेटा। अच्छा अब आपसे एस पूछ रहा है, स्पीड सॉरी डिस्टेंस पूछ रहा था, तो डिस्टेंस के लिए आप नॉर्मली थर्ड इक्वेशन लगा लीजिए, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, वहाँ से आप डिस्टेंस निकाल लेना, आंसर आ जाएगा। याद रखना बेटा, वरना बच्चा पता है क्या करता है, वो स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम लगा देता है, आप यहीं गलती करोगे, ये ऐसा सवाल ये गलती करवाएगा। आप ये लिख के चले आओगे एग्ज़ाम में, यहाँ से स्पीड लेके आओगे और वहाँ से जो सॉरी स्पीड बराबर डिस्टेंस में टाइम होता है, तो यहाँ से आप डिस्टेंस निकाल के आओगे, जो कि गलत आ जाएगा। तो कभी भी जब वी यू ए दिया हो तो इस टाइप के फॉर्मूले में स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम मत लगाइएगा, हमेशा वो तीनों इक्वेशन से ही सॉल्व होंगे, ठीक है बेटा। अब हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल क्या बोल रहा है, देखो सारे सवाल आ रहे हैं बैक टू बैक, आपको बस सवाल को समझना है, ज़्यादा समझते हैं। लिखा ट्रेन इज़ ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर, ट्रेन जो है 90 किलोमीटर पर आवर से चल रही है। तो क्या बेटा देखो यहाँ पर u आ गया, u दिया है 90 किलोमीटर पर आवर, क्या इसको 5/18 करोगे तो 25 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा ज़रा समझना बात को बेटा, ठीक है।
ये आ चुका है, ठीक है। लिखा है ब्रेक्स आर अप्लाइड। अब देखो मैंने कहा था ना कि आपको चेक करना है। अच्छा यहाँ पर एक स्पीड दिया और ब्रेक लगा है, इसका मतलब वी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यही तो कॉन्सेप्ट है बेटा, ठीक है। एक स्पीड दिया जाए और ब्रेक की बात करेगा, वी 0 कर देना। तो देखो बेटा क्या वी 0 हो गया है, बिल्कुल हो गया है। अच्छा एक्सीलरेशन दिया आपको माइनस में, फाइंड हाउ फार द ट्रेन विल गो। अब आपसे पूछ रहा है डिस्टेंस, पूछ रहा है क्या पूछ रहा है बेटा, डिस्टेंस पूछ रहा है कितनी दूर ट्रेन जाएगी, एस की वैल्यू पूछ रहा है। तो क्या मेरे प्यारे बच्चे आप थर्ड इक्वेशन के हेल्प से एस की वैल्यू निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो। और मुझे इसका आंसर आप ज़रूर बताइएगा, ठीक है बेटा। तो आप आंसर निकालेंगे बेटा, कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो इसको अच्छे से आप क्या कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है बेटा। अब हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला फिर न्यूमेरिकल है बेटा। लिखा है अ ट्रॉली वाइल गोइंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन हैज़ एक्सीलरेशन 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। हमको ट्रॉली लिखा है वाइल गोइंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन, इंक्लाइंड प्लेन दिया गया है, ठीक है बेटा। एक ट्रॉली है वो इंक्लाइंड प्लेन पे क्या हो रहा है, नीचे की तरफ जा रही है, ठीक है। तो एक बात बताओ, पहले तो ट्रॉली हमारी रेस्ट पे होगी तो यू की वैल्यू क्या कर देना, 0 रख देना। देन आपको एक्सीलरेशन दिया है, सवाल में आपको टाइम भी दिया है। आपसे सवाल में क्या पूछ रहा है बेटा, देखो व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी 3 सेकेंड आफ्टर द स्टार्ट, 3 सेकेंड के बाद उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी भाई। तो आपको बता दीजिए कि v बराबर यू प्लस ए टी लगा दीजिए बेटा। इसमें ना आपसे v पूछा गया तो v आंसर कर देंगे आप, तो कितना आ जाएगा 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट फिर अगला न्यूमेरिकल है बेटा, इसको भी आप सॉल्व करेंगे। लिखा है अ रेसिंग कार हैज़ अ यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हम एक हमारे पास रेसिंग कार है बेटा, उसका हमको एक्सिलरेशन दिया है, ठीक है। व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर 10 सेकेंड, 10 सेकेंड बाद कितना डिस्टेंस वो कवर करेगा। तो देखो एक्सीलरेशन दिया है बेटा, ये दिया है, ठीक है। अब रेसिंग कार है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है, तो आप कहेंगे पहले कार हमारी रेस्ट पे होगी तो यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ए की वैल्यू दिया आपको, टाइम दिया है, ठीक है बेटा। ये सारी बातें दिया गया। अब आप नॉर्मली सेकेंड इक्वेशन लगा दीजिए। आप डरना मत बेटा, कैलकुलेशन से आप डरना मत, ठीक है। आप सेकंड इक्वेशन लगा दो, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब क्या करना बेटा, सारी वैल्यू पुट कर दो, सारी वैल्यूज़ पुट कर दो, आंसर कितना आ जाएगा 200 मीटर, ठीक है। इसके बाद ना ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट सवाल है बेटा, इससे कठिन सवाल आ ही नहीं सकता आपके एग्ज़ाम में। तो मैं आपको वही सवाल करा रहा हूँ जो एग्ज़ाम में आपके पूछे जाएंगे, जिसके पूछे जाने के चांसेस हमारे 101% हो, ठीक है बेटा। अगला सवाल है, लिखा है कि अ स्टोन इज थ्रोन इन अ वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन विथ अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। आगे पढ़ते हैं सवाल को, ठीक है बेटा। सवाल दिया है कि जो स्टोन है उसको ऊपर फेंकते हो 5 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से। इफ़ द एक्सीलरेशन ऑफ द स्टोन ड्यूरिंग इट्स मोशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। जो एक्सीलरेशन है बेटा वो कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। अच्छा व्हाट विल बी द हाइट, हाइट आपसे पूछ रहा है, ठीक है। हाइट, व्हाट विल बी द हाइट अटेंड बाय द स्टोन। स्टोन जो है आपने क्या किया बेटा, आपने एक पत्थर को ना, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, जब किसी पत्थर को आप ऊपर फेंकोगे तो एक हाइट पे जाएगा, ठीक है, और उसके बाद वो रुक जाएगा। ऐसा तो होगा नहीं कि आपने पत्थर फेंक दिया और सीधे वो चंद्रमा के दर्शन करके आ गया, मून के दर्शन करके आ गया, ऐसा तो होगा नहीं, कि कभी दिखाई ना हो, ऐसा जादू तो होगा नहीं। जब भी आप किसी पत्थर को फेंकोगे तो ऊपर की ओर जाएगा, और जब ऊपर जाएगा तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे पत्थर रुकेगा फिर नीचे आएगा, और जिस पॉइंट पे रुकता है बेटा उस पॉइंट पे v की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, याद रख लो, ठीक है। क्यों, क्योंकि इस टाइप के सवाल आपको आगे भी मिलेंगे, जो आगे इसके चैप्टर है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, ग्रेविटेशन, यहाँ पे मिलेंगे बेटा, ठीक है। तो इन बातों को आप याद रख लेंगे कि जब भी स्टोन को ऊपर फेंकते हैं हम तो v कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब देखो बेटा, अच्छा ठीक है, और टाइम पूछ रहा है और हाइट पूछ रहा है, तो देखो सवाल को करेंगे कैसे। तो आपको u की वैल्यू दिया सवाल में, देखो u की वैल्यू दिया है, a दिया है, अब v बराबर क्या होता है, यू स्क्वायर, v बाई थर्ड इक्वेशन क्या होता है, आप थर्ड इक्वेशन याद रखो, v स्क्वायर बराबर क्या होता है बेटा, v स्क्वायर बराबर होता है यू स्क्वायर प्लस 2as, यही तो होता है। अच्छा v की वैल्यू कितनी है, 0 है, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व, अब देखो a भी आप क्या रखोगे यहाँ पर,
ए की वैल्यू भी बेटे आपको नेगेटिव रखना पड़ेगा, एक्सीलरेशन भी क्या करना पड़ेगा, ए की वैल्यू बेटा -10 रखना, वो भी नेगेटिव में, ठीक है। और जब माइनस माइनस रखोगे सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 1.25 आ जाएगा बेटा, ठीक है। इस बात को आप याद रखें। टाइम पूछेगा तो टाइम के लिए आप नॉर्मली एक्सीलरेशन का फॉर्मूला लगा लीजिएगा, जो कि हमारा होता है a बराबर v माइनस यू बाई टी। टाइम निकाल देना, आंसर आ जाएगा बेटा, ठीक है। देखो यहाँ पर v है ना, यहाँ भी v की वैल्यू क्या रखी गई है, 0 रखी गई है। तो इस बात को बेटा आपको याद रखना है, ठीक है। बताओ क्लियर है बेटा, समझ में आ रहा कॉन्सेप्ट, ठीक है बेटा। तो यही सारे सवाल हैं जो आपको ध्यान देने हैं, ठीक है। ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है बेटा, ठीक है। जब थ्रोन को ऊपर फेंकते ना तो वहाँ पे ए की वैल्यू नेगेटिव में रखना, पहला कहानी तो ये। मैं थोड़ा सा इसको रफ कर दूँ, एक बार फिर से आपको एक्सप्लेन कर दूँ ये सवाल, क्योंकि इस सवाल में आप गलती करोगे, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये आपसे ना गलतियाँ करवाएगा, आप कर दोगे, मुझे मालूम है आप गलती करोगे बेटा, ठीक है। ये लास्ट सवाल है, इसके अलावा इसके बाद आपसे कोई भी कठिन सवाल नहीं पूछा जाएगा। ये सारे के सारे सवाल हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल हैं। तो जब कभी भी स्टोन को ऊपर फेंकते हैं तो पहला कहानी बेटा हमारा क्या हो जाएगा, v बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। पहला कहानी तो ये कि v की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा बाकी सारी वैल्यू दिया u, ठीक है, आप निकाल लोगे। अच्छा दूसरी कहानी बेटा कि यहाँ पे जो एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी वो आप माइनस में रखोगे, क्या रखोगे, -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस बात को आप याद रखिएगा, ठीक है बेटा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद होगा कि आप सभी बच्चों को ये न्यूमेरिकल का वीडियो, ये चैप्टर जो 8 है मोशन, आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो अगली क्लास में हम चैप्टर 9 की बात करेंगे, वहाँ पे चैप्टर 9 के सारे सवाल हम लोग कवर अप करेंगे, ठीक है बेटा। तब तक आप अच्छे से इसको पढ़िए, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, आपको प्रैक्टिस करना है बेटा। बिना प्रैक्टिस कर आप सोचो कि मैं एक बार सवाल लगा लिया उसके बाद मुझे सवाल मैं नहीं लगाऊंगा, तो बेटा अगर ऐसा करते हो आप तो फिर आपको सवाल नहीं आएंगे। क्यों, क्योंकि बेटा प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो एक सवाल को ना आप 10-10 बार लगाइए, 15-15 बार लगाइए, इतनी प्रैक्टिस कर लीजिए कि सवाल आपके सामने आए आप सीधे आंसर बता दो, ऐसी प्रैक्टिस होनी चाहिए, ठीक है बेटा। तो आप सबको प्रैक्टिस कर लेंगे, और अगर आप नए हैं तो बेटा लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है बेटा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, ओके बेटा। आप सभी बच्चे अपना ख्याल रखिएगा।